तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे डील कर रही है? सिर्फ दो चीजों से, एक ड्रग डिजाइन और दूसरा सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन दो चीजों से ये जो सब्जेक्ट है वो डील करता है, ड्रग डिजाइन एंड सिंथेसिस। क्यों करता है? यही दो चीजें इसका काम क्यों है? बिकॉज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारा जो मेन एम है वो है ड्रग को बनाना, जिसका मतलब है ड्रग सिंथेसिस, और दूसरा है ड्रग डिजाइन। ठीक है, ड्रग सिंथेसाइज करना और ड्रग को डिजाइन करना। इससे फायदा क्या है? इससे हम जो मॉडर्न थेराप्यूटिक प्रैक्टिसेस हैं, जो नए नए उपचार की विधियां हैं, उनको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा, नई नई दवाइयों को डिजाइन करने से, सिंथेसाइज करने से क्या हेल्प होगा? जो रसायन चिकित्सा विज्ञान है उसके पोर्टफोलियो, मतलब उसके दायरों का विस्तार होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर इसका स्कोप क्या है वो देखते हैं। स्कोप की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी इसका एक स्कोप है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका स्कोप है, फॉर्मुलेशन एंड ड्रग डिलीवरी में है, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस में है। ये चारों इसके स्कोप है। क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी को परखना, गुणवत्ता को परखना, उसकी जांच करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या स्कोप है उसका? फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टडी कराने में हेल्प करता है। डायनेमिक्स काइनेटिक का मतलब किसी भी दवाई का क्या रिस्पॉन्स रहता है हमारी बॉडी की तरफ, और बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है उस दवाई की तरफ, वो कौन बनाने में हेल्प करता है हमको? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स में, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजिक्स में, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में, इन सब चीजों में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि टू इंश्योर द फिटनेस पर्पस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट की फिटनेस या उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, जिससे जो भी पेशेंट उसको कंज्यूम कर रहा है उसको कंज्यूम करने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट ना आ रहा हो। दूसरा, टू डिस्कवर न्यू केमिकल मॉलिक्यूल, नए केमिकल मॉलिक्यूल, नए रासायनिक अणुओं की खोज करना, ये भी एक इसका क्या है? उद्देश्य है। देन हम बात करें तीसरे उद्देश्य की, तो टू इनहेंस द नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल। मतलब जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनको बनाना, उनको अलग करना, उनका प्योरिफिकेशन करना, उनके बारे में बताना, ये सब किसका काम है? ये किसका ऑब्जेक्टिव है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू प्रोवाइड क्वालिटीज एंड स्किल टू स्टूडेंट्स, बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो कौशल प्रदान करना जिससे वो फार्मास्यूटिकल, रसायन और बायोमेडिकल उद्योगों में केमिस्ट का काम अपना अच्छे तरीके से कर सकें। इसके अलावा टू प्रोवाइड टॉलरेटिंग एटमॉस्फेयर एनकरेज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फॉर रिसर्च एक्टिविटी। नई नई चीजों को के खोज के प्रति बच्चों को उत्साहित करना, यह भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। देन टू ट्रेन द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स अबाउट सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स। अगर हम केमिकल्स की बात करें तो ये जो केमिकल्स होते हैं या रसायन होते हैं, ये क्या बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि जो फैकल्टी हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको क्या हो, इनकी अच्छे से हैंडलिंग करना यहाँ पर बताया जाए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर की। एरर का मतलब होता है त्रुटियां। जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये पक्का नहीं होता है कि उस एक्सपेरिमेंट का 100% रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो वहां पर क्या आता है? कुछ त्रुटियां आती हैं, कुछ एरर्स अराइज होती हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एरर को हम अगर डिफाइन करें तो क्या है? एरर डिनोट्स डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। मतलब जो वैल्यू आनी थी और जो वैल्यू आई है उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसको ही हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं या फिर त्रुटियां कहते हैं। तो जो अब ये त्रुटि जो है, उसको अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो वास्तविक मान और मापे गए मान के मध्य का जो अंतर होता है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरर की, या कितने टाइप से त्रुटियां हो सकती हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला टाइप है सिस्टमिक एरर या फिर डिटर्मिनेट एरर, मतलब निर्धारित या व्यवस्थित त्रुटियां। ये क्या है? ये उस टाइप की एरर है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, मतलब स्लाइटली चेंज होती है बाय कंसिस्टेंट फॉल्ट ड्यूरिंग एनालिसिस। मतलब एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे कोई गलती हो जाती है या फिर कोई गलती होने के चांसेस रहते हैं, फिर भी वो गलती हुई है, तो कौन सी एरर कही जाएगी? वो डिटर्मिनेट एरर कही जाएगी। ठीक है, जैसे जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई एरर होती है तो वो क्या कही जाती है? डिटर्मिनेट एरर कही जाती है। इसमें फर्दर फिर 4 टाइप की और एरर आती है। इंस्ट्रूमेंटल, मतलब जो हम इंस्ट्रूमेंट उपकरण यूज कर रहे हैं उसमें कोई खराबी है तो उसकी वजह से जो एरर आ रही है, त्रुटि आ रही है। इन्वायरमेंटल, मतलब हमारे अगल बगल के वातावरण, सराउंडिंग से जो की वजह से जो एरर आएगी वो हो जाएगी इसमें डिटर्मिनेट एरर में। इसमें जैसे अगर हम गीगर मुलर काउंटर यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट
उसके ऊपर आता है हमारे इन्वायरमेंट से, तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, एरर आ सकती है। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब जो इनकरेक्ट एरर है, इनकरेक्ट एरर मेजरमेंट आती है जो मेजरमेंट रीडिंग की वजह से, मतलब अगर वैल्यू 4 आ रही है, आपने 4.1 या 4.1 पढ़ लिया, तो ये क्या है 0.1, यहाँ पर ये एरर आएगी। तो ये कौन सी एरर होती है, ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब आपने किसी प्रोजेक्ट का, किसी एक्सपेरिमेंट का गलत अवलोकन कर लिया, गलत रिजल्ट इंटरप्रेट कर लिया, तो उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर। देन आता है थ्योरेटिकल एरर। थ्योरेटिकल एरर की बात करें तो मतलब हमने जो मॉडल यूज किया उसी में कोई प्रॉब्लम हो तो थ्योरेटिकल एरर आता है। दूसरा बात करें तो इसमें इनडिटर्मिनेट एरर आता है, जिसके अंदर दो है, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। इनडिटर्मिनेट का दूसरा नाम होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब जो एरर्स अचानक होती हैं या फिर जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशनल एरर इनमें से एक है और एनवायरमेंटल एरर भी इसमें से एक है। सोर्सेज ऑफ एरर की बात करें तो सोर्सेज ऑफ एरर का मतलब होता है कहां से सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे ये त्रुटियां हो सकती हैं। तो कई सारे सोर्सेज हैं, हम अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ब्यूनेंसी है, ठीक है, ये एक एरर है। फ्लक्चुएशन है, फ्रिक्शन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कैलिब्रेशन, रॉन्ग कैलिब्रेशन है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, मॉइस्चर है। ये सारे कुछ फैक्टर्स है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो एरर है उसमें कॉज हो सकती है, एरर जो है वो कॉज हो सकती है। देन एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि वो कितना वैल्यू मेजर कर सकती है, कितनी निकटतम वैल्यू दे सकती है सही वैल्यू से। मतलब अगर एक वैल्यू को हम ले रहे हैं 1, तो किसी इंस्ट्रूमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है कि इस 1 की क्लोजेस्ट वैल्यू मतलब 0.99% वो रिजल्ट दे दे, उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। देन इसमें क्या आता है, 3 टाइप के हैं, पॉइंट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रीडिंग एंड परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ये 3 टाइप्स के यहाँ पर एक्यूरेसी हैं। सो अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की। अभी तक हमने एक्यूरेसी की बात की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुद्धता, और प्रिसीजन की बात करते हैं तो वो क्या है, परिशुद्धता। ठीक है, अब प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। मतलब अब किसी एक्सपेरिमेंट की हम कैसे सफलता को कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, हम उस एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 बार परफॉर्म करेंगे और देखेंगे एक जैसी वैल्यूज मिल रही हैं कि नहीं। अब अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हमने कोई रीडिंग, मतलब टाइट्रेशन प्रोसेस हम कहते हैं, टाइट्रेशन लगाया, तो अगर एक प्रोसेस पे रीडिंग आई 24, दूसरे पे आ रही है 24, और तीसरे पे आ रही है 24, तीसरे पे आ रही है 23, चौथे पे आ रही है 25, तो अगर 2 बार ये 24 आ रही है तो मतलब क्या है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रिसाइज्ड है। या फिर दूसरा एग्जांपल लें तो किसी एक सब्सटेंस को अगर हम 5 बार वे करते हैं अलग अलग मशीन से, तो मान लो पहली बार में वो सब्सटेंस आया 1 केजी का, दूसरी बार आया 1 केजी 200 ग्राम का, ठीक है, तीसरी बार आया 1 केजी 300 ग्राम, ठीक है। इसके बाद चौथी बार जब हमने किया तो वो 0.95 केजी का आ गया, ठीक है, 0.950 ग्राम का आ गया। ऐसे ही जब हम करते गए तो हमारे पास क्या आती गई, वैल्यूज आती गई। तो जो क्लोजनेस है कि वो कितनी क्लोज वैल्यूज दे रही है, 2 क्लोज वैल्यूज, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिजन कहते हैं। ठीक है, देन हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। क्लोज वैल्यू जो होती है, मतलब किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें हम नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं जनरली अपने वैल्यूज को वैल्यूएबल बनाने के लिए। देन हम इंप्योरिटीज की बात करते हैं, इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो यहाँ पे हम सीधे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो कि है सोर्सेज। इंप्योरिटी क्या है, इंप्योरिटी जनरली अगर जानिए तो हमारे ओरिजिनल केमिकल कंपाउंड, जो भी हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है या फिर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसमें किसी और पार्टिकल का आ जाना या किसी और सब्सटेंस का उसमें मिक्स हो जाना, उसी को हम इंप्योरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी की बात करें तो यहाँ सबसे पहला है रॉ मटेरियल। मतलब जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका यूज जैसे हम करते हैं किसी इम्प्योर रॉ मटेरियल का, तो प्रोडक्ट भी इम्प्योर आएगा। रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं इस रॉ मटेरियल के साथ में, अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो हमारा सब्सटेंस इम्प्योर हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट इम्प्योर होगा। देन प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उत्पादन में प्रयुक्त प्रक्रियाएं। यहाँ पर जो ये प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमें किसी एक प्रोसेस को यूज किया जो कि एक कम यील्ड देता है या जिसमें इंटरमीडिएट बहुत बनते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या हो सकता है, वो इंटरमीडिएट बनेंगे और क्या करेंगे, हमारे लिए इंप्योरिटी कॉज करेंगे। देन फॉर्मुलेशन, इसमें कई सारे हैं टॉपिक, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये बुक में दिए हुए हैं। इन्वायरमेंटल रिलेटेड स्टडीज, इंप्योरिटीज मतलब इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई कोई इंप्योरिटी आ जाती है, मतलब एडवर्स टेम्परेचर की वजह से कई रिएक्शन में ग्लास पार्टिकल आ जाते हैं, पोर्सलिन पार्टिकल्स अगर आ गए, या फिर डस्ट पार्टिकल्स आ गए जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिका है,
तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी सब्सटेंस को इम्प्योर करेंगे। देन डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब अगर किसी प्रोसेस में लिखा है कि हमें 5 मिनट तक उस प्रोसेस में शेकिंग देनी है और हम उसको 3 मिनट में कर देते हैं, तो वहां प्रोडक्ट बनेगा लेकिन वो इम्प्योर होगा बिकॉज कंप्लीट प्रोसेस हमने फॉलो नहीं किया है। देन मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, मतलब दो टाइप में इसमें फिर क्लासिफाई करते हैं, पर्टिकुलेट कंटामिनेशन और प्रोसेसर, मतलब जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई एरर है, या फिर पर्टिकुलेट कंटामिनेशन मतलब किसी और पार्टिकल के आ जाने की वजह से वहां पे कंटामिनेशन हुआ है। देन हम बात करते हैं इंप्योरिटी अराइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम पे होने वाली इंप्योरिटी। कई बार क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट रख देते हैं, प्रोडक्ट रखने के बाद में उसमें से जो कंटेनर की वॉल्स है उसमें से क्या होता है, वो जो ग्लास वॉल है उसका मटेरियल उसमें लीच आउट होता है, उसमें मिक्स होता रहता है धीरे धीरे, तो उससे क्या होगा, हमारा सब्सटेंस इम्प्योर हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो लाइट सेंसिटिव अगर वो जो भी लाइट सेंसिटिव हमारे सब्सटेंसेस हैं वो क्या करेंगे, जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो खराब होंगे, खराब होते ही जो जितना पार्ट उसका खराब होता जाएगा वो क्या होगा, उस सब्सटेंस के लिए इम्प्योरिटी होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे कई और सारे रीजन है जो यहाँ दिया हुआ है। देन एक और है एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन, मतलब मिलावट हो जाना किसी के द्वारा, जानबूझकर उसने नहीं किया, मतलब मिलावट जो कि उसने जानबूझ के नहीं किया, उसने उससे नॉर्मल मिलावट हो गई गलती से, तो वो भी क्या है, एक इम्प्योरिटी का कॉज है। देन हम बात करें इफेक्ट क्या रहता है, देखो टॉक्सिक इंप्योरिटीज का एक लेवल डिफाइन किया गया, अगर वो है भी सैंपल में तो कितनी होनी चाहिए, तो इफेक्ट ये रहेगा कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वो इंप्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी टाइम टू टाइम, अगर हम बात करें कि वो पूरे प्रोडक्ट को ही यहाँ पर क्या कर देगी, खराब कर देगी। वहीं पे कुछ इंप्योरिटीज यूजफुल भी होती हैं, लेकिन कब, जब स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो इंप्योरिटीज हैं वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को भी क्या करती हैं, बदलती हैं, उनमें एक हिंड्रेंस लाती हैं। देन अगले की हम बात करें तो कुछ इंप्योरिटीज क्या करती है, इनकम्पैटिबिलिटी दिखाती है सब्सटेंसेस के साथ में। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट, तो इसमें दो आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट क्या है, सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसको हम यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटीज, इन्हीं को हम कहते हैं लिमिट टेस्ट। इसमें आपको जो लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं वो है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड सल्फेट। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड किसके ऊपर बेस्ड है, सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिससे क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड मिलता है, जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या है, सॉल्युबल रहता है। ठीक है, इनसॉल्युबल रहता है, उसी को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, पता करते हैं हमारे सैंपल में प्रेजेंट है क्लोराइड की नहीं। अब यहाँ देखिए क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाया। अब हम इसका डायरेक्ट प्रोसीजर देखेंगे तो प्रोसीजर में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए तो हम दो सॉल्यूशन बनाएंगे, टेस्ट और स्टैंडर्ड। यहाँ पर स्पेसिफाइड सब्सटेंस लेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन में मतलब जो हमारा सैंपल है उसके साथ 10 ml वाटर मिक्स करेंगे, 1 ml HNO3 डालेंगे, उसको 50 ml के नेस्ले सिलेंडर में डाल के डाइल्यूट कर देंगे और 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो वहां पर क्या आएगा, ओपेलिसेंस आएगा या फिर टर्बिडिटी होगी, जिसको हम धुंधलापन भी कहते हैं। देन स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, 1 ml ऑफ 0.05845 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड का हमने सैंपल लिया, तो यहाँ पर सैंपल लेने के बाद में 1 ml HNO3 उसमें ऐड करेंगे, उसको फिर हम डाइल्यूट करेंगे 50 ml नेस्ले सिलेंडर बी में और 1 ml HNO3 AgNO3 ऐड करेंगे। यहाँ पर भी क्या आएगा, टर्बिडिटी आएगी। ठीक, टर्बिडिटी जब आ जाएगी दोनों में, तो हम दोनों की टर्बिडिटी को मेजर करेंगे कि दोनों की टर्बिडिटी में कितना अंतर आ रहा है, तो हम उससे पता करेंगे कि हमारे सब्सटेंस में क्लोराइड कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। देन हम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का भी प्रिंसिपल है कि सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, और उससे हमें क्या पता चलेगा, हमारे जो सैंपल है उसमें सल्फेट प्रेजेंट है कि नहीं है। देन इसमें देखिए प्रोसीजर क्या रहता है, प्रोसीजर के लिए हम फिर से चार्ट पे चलते हैं। तो टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड, इसमें भी हम दो बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम जनरली जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंगे, ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया 1 ग्राम, उसको 2 ml HCl में डाइल्यूट किया 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट के साथ में, फिर उसमें 2 ml HCl डाला और बेरियम सल्फेट रिएजेंट के साथ में, फिर उसमें हमने क्या किया है, नेक्स्ट हम इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। प्रोसीजर में यहाँ पे देखिए टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन में हमने क्या किया, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, उसमें 2 ml HCl ऐड किया और 5 ml बेरियम सल्फेट, तो इससे यहाँ पर क्या आया, टर्बिडिटी आ गई। देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ 1 ml 1.089% क्या लिया हमने, वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया पोटेशियम सल्फेट का, उसमें 2 ml HCl ऐड किया और उसको डाइल्यूट किया वाटर से 45 ml तक, फिर उसको हमने 5 ml BaSO4 उसमें और मिला दिया। यहाँ पर भी क्या आई, टर्बिडिटी आई। इस टर्बिडिटी से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितना सल्फेट प्रेजेंट है। दोनों को हम मेजर करेंगे और ये देखेंगे किसमें टर्बिडिटी ज्यादा है। अगर टर्बिडिटी जो है वो इस टेस्ट की सॉल्यूशन से, स्टैंडर्ड से ज्यादा होती है,
तो हमारा सैंपल फेल करता है टेस्ट को, अगर कम होती है तो पास करता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की। अब आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट है, आपको ये पढ़ के जाना है क्योंकि इसमें एक अपरेटस होता है जो आपसे पूछा जाता है। तो अब लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक जो है वो पहले तो गटजेट अपरेटस नाम के अपरेटस में किया जाता है। गटजेट नाम का एक बॉटल होता है, एक अपरेटस होता है, उसमें इसको किया जाता है। ठीक, अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, आर्सीन गैस के ऊपर बेस्ड है, आर्सीन गैस की रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, जो कि क्या करता है, जिंक के साथ रिएक्शन करता है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो हम यही इसका प्रिंसिपल है। हम इसका प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर में क्या होता है, पहले हम इसका अपरेटस देखते हैं। तो अपरेटस कुछ इस टाइप से दिखता है, ये गटजेट अपरेटस है। ठीक, यहाँ पर ये एक बॉटल होती है, ये 2 mm का होल होता है जिससे आर्सीन गैस इसके ऊपर, इस रबर बंच के ऊपर जाए। अब यहां से ये जो आर्सीन गैस जाएगी वो इस पेपर पे जाके इकट्ठा होगी। ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में क्या होगा, यहां पर से जब आर्सीन गैस जाएगी तो यहाँ पर एक येलो स्पॉट बनेगा। यही येलो स्पॉट हमें हेल्प करता है बताने में कि हमारे सैंपल में कितना आर्सीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये 200 mm का लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर है 8 mm, सॉरी एक्सटर्नल है 200 mm और इंटरनल डायमीटर है 6.5 mm। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अपर कॉर्क पोर्शन है, रबर बंग होती है जो कि एक क्लिप से यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि करते कैसे हैं। तो हम टेस्ट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखो सेम उसी तरीके से हम इसमें भी 2 सॉल्यूशन बनाएंगे, एक टेस्ट एक स्टैंडर्ड। तो टेस्ट में टेस्ट सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे एक जैसे मोनोग्राफ में बताया उससे हम 5 ml 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, 5 ml स्टेनस क्लोराइड लेंगे और 10 ग्राम जिंक एएसटी लेंगे। ठीक है, उसको हम टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, फिर एक टेस्ट पेपर लगा देंगे मर्क्यूरी क्लोराइड का रबर बंक के बीच में और रिएक्शन को अलाउ करेंगे 40 मिनट को। और कितना टेम्परेचर रखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम 0.33 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे 5 ml 2 मोलर NaOH में और उसको डाइल्यूट कर लेंगे 250 ml वाटर के साथ में। फिर सेम उसी तरीके से हम इसको भी रख देंगे। रखने के बाद में दोनों के जो ऊपर येलो स्टेन आएगा उसको हम मेजर करेंगे, उसकी इंटेंसिटी मेजर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी ज्यादा हुई टेस्ट से तो मतलब सैंपल हमारा टेस्ट को पास कर रहा है, अदरवाइज वो सैंपल फेल कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। सो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, देखो वॉल्यूमेट्रिक की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या है, ये एक ऐसा मेथड है, इट इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब जब हम ऐसा मेथड यूज करते हैं एनालिसिस का जिसमें हम वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं उसको हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पिपेट, ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, ये सारी चीजें हम ये इसमें यूज करते हैं। ठीक, अब वॉल्यूमेट्रिक के अंदर दो तीन टाइप के आते हैं, एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है, दूसरा आता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये आपको हमारी बुक में डिटेल में मिल जाएंगे। हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, हम उस पर चलेंगे। ठीक, तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक एसिड बेस और एक नॉन एक्वस। ठीक है, एसिड बेस के इंट्रोडक्शन दे तो एसिड बेस में क्या होता है, जनरली देखो एसिड और बेस का यूज करके हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि हमारे सैंपल का वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो एसिड बेस में हम 3 थ्योरीज के बेसिस पे जनरली ये काम करते हैं जो कि है आर्हेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लिविस थ्योरी। ठीक, तो यहाँ पर एसिड की डेफिनेशन दी हुई है कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो H प्लस को प्रोड्यूस करता है और बेस वो है जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ब्रॉन्स्टेड की बात करें तो H प्लस को जो डोनेट करे वो क्या है, एसिड है, जो एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस है। और लुइस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड, जो डोनेट करे वो बेस। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस देखते हैं। देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ना है उससे पहले इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोर्स मेथड, जो कि आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंडर। मोर्स मेथड में क्या होता है, जनरली हम इसमें क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड के, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए। ठीक, ये आता है अंडर टॉपिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए जनरली इस मेथड को कार्ल फ्रेडरिक मोहर ने दिया। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन और स्टैंडेशन करते हैं 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का। इसमें हम 1.2 ग्राम NaCl लेते हैं या फिर 1.6 ग्राम KCl लेते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसका वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, एलिक्विड लेते हैं जिसमें 50 ml सॉल्यूशन को हम पिपेट करते हैं, एक क्लीन
250 ml कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें 2 ml 0.1 मोलर पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर ऐड करते हैं। फिर एक ब्यूरेट को फिल करते हैं AgNO3 सॉल्यूशन से और उसको टाइट्रेट करने के लिए हम टाइट्रेशन वहां पर लगाते हैं। ठीक, अब जो AgNO3 सॉल्यूशन है उसको जब हम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वहां पर जो इंडिकेटर प्रेजेंट है वो सिल्वर क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, स्प्रेड करेगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वहां पर तब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, तो हमें यहाँ पर एंड पॉइंट मिल जाएगा। ये मोर्स मेथड में प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, उस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें लिमिटेशंस क्या है, सेंसिटिविटी, मतलब ये मेथड ज्यादा सेंसिटिव नहीं है क्लोराइड आयंस के लिए, तो इसको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा कई और सारे आयंस इंटरफेयर कर सकते हैं। एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके अलावा लिमिटेड रेंज है इसकी। देन हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, हम उसकी बात करते हैं। ग्रेविमेट्री में क्या होता है, देखो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है जिसमें हम वेट का एनालिसिस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रेसिपिटेशन, मतलब ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। ठीक, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है, पहला है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रिवर्सिबल एक्शन, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट, ये तीन इसके लॉज होते हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जितना हम इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर और क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, मतलब जितनी इनकी कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही होगा। ठीक, दूसरा प्रिंसिपल अगर हम देखें तो दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या है, ग्रेविमेट्रिक में यूज में होने वाला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का प्रिंसिपल, और इसके अलावा तीसरा प्रिंसिपल मैंने जैसे अभी आपको बताया था वो क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट का प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस देखते हैं। तो फिजिकल ग्रेविमेट्री है, थर्मोग्रेविमेट्री है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन ग्रेविमेट्री है, इसके अलावा प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री है। मेथड की बात करें तो मेथड हमारा इसमें मेन है, मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड में स्टेप क्या आता है, सैंपलिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंपल को विड्रॉ करते हैं बल्क मटेरियल से, जिसको हम आइडियल लेते हैं कि वो सारे सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। देन उसको हम प्रेसिपिटेशन के लिए रखते हैं, मतलब जो एनालाइट है उसके साथ में मिक्स करके उसको रख देते हैं। दूसरा स्टेप है इसका प्रेसिपिटेशन। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब उसमें फिर से एनालाइट ऐड करते हैं और को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन कराते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डाइजेशन होने के मतलब रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे जितना भी उसमें प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, फिर सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो क्या करे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ग्रो कर जाए और वो क्रिस्टल्स मदर लिक्विड से अलग होकर प्रेसिपिटेट हो जाए। ठीक, एजिंग मतलब सुटेबल कंडीशन के जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो क्रिस्टल का जो होगा वो स्ट्रक्चर बढ़िया बनता चला जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक टाइम के लिए रख देते हैं जिसमें जिससे कि हमें परफेक्ट स्ट्रक्चर मिल पाए। देन फिल्ट्रेशन, हम फिर फिल्टर करते हैं उसको, जो भी हमारा एनालाइट और उसका मिक्सचर है। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम उस प्रेसिपिटेट की वॉशिंग करेंगे सबसे सिग्निफिकेंट फिल्ट्रेट के साथ में, सिग्निफिकेंट सॉल्वेंट के साथ में। देन हम ये करने के बाद में ड्राई करेंगे और उसको इग्निशन करेंगे, मतलब हीट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मतलब एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स में यूज होता है। स्टैंडर्ड सब्सटेंस के एनालिसिस में एक्यूरेसी जब हमें चाहिए होती है तब। फार्माकोपियल एनालिसिस, जैसे कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर हमें जाननी है सिल्वर क्लोराइड में तो उसके इसमें यूज करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे इसके और यूजेस हैं, लेड का डिटेक्शन, निकल के डिटेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप पढ़िएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो फोर्थ चैप्टर थर्ड है वो है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। तो इसमें सबसे पहला इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो है हेमेटेनिक्स या फिर रक्तवर्धक। मतलब ये ऐसी दवाएं हैं जिनका यूज हम किस लिए करते हैं, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, या ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, बिकॉज आयरन की जो डिफिशियंसी है वो होती है, उसको हमें कवर करना है तो हेमेटेनिक्स देना पड़ता है पेशेंट को। तो अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम आयरन देंगे। आयरन में ओरल प्रिपरेशन और पैरेंटल रूट दोनों से दे सकते हैं। देन मैच्योरेशन फैक्टर मतलब विटामिन B12 फॉलिक एसिड देके हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर देके इरिथ्रोपोइटिन वगैरह हम इसमें हेमेटेनिक्स का को क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। देन एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, फेरस एस्कॉर्बेट है, कार्बोनिलाइन है। ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं किसके, हेमेटेनिक्स के। देन दूसरे टाइप का एजेंट जो इसमें हमें पढ़ना है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ऐसे ड्रग्स हैं या ऐसी दवाएं हैं जिनको हम यूज करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का
ट्रीट करने के लिए, मतलब जो जीआई डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को। ठीक, अब ये कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोराइड्रिया, मतलब हमारे स्टमक में प्रेजेंट जो एसिड है वो उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूज करते हैं एजेंट, या फिर हाइपर एसिडिटी, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी अगर हो रही किसी पेशेंट को, लेवल ऑफ जो HCl है या फिर एसिड है वो हमारे पेट में अगर बढ़ जाता है तो यूज करते हैं। इसके अलावा डायरिया के केस में, कॉन्स्टिपेशन के केस में हम इसको यूज करते हैं, किसको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स को। फिर इसमें 4 टाइप्स के हम यूज करते हैं, एक है एंटा एसिड, दूसरा है एसिडिफाइंग एजेंट, तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट, और यहाँ पर है सलाइन कैथार्टिक्स। देन हम एंटा एसिड की बात करें तो एंटा एसिड में आपको एक कंपाउंड बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कवर करेंगे, बाकी हम डिफिनेशन यहीं पे देखते हैं। तो एंटा एसिड का काम क्या होता है, देखिए जनरली एंटा एसिड हमारे शरीर में जाते हैं और जो लेवल है किसका, एसिड का, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये एंटा एसिड हमारे बॉडी में बन रहे एक्स्ट्रा HCl को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है या फिर मदद करता है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, ये हो गए एंटा एसिड के। दूसरा आता है एसिडिफाइंग एजेंट या फिर एसिडिफायर। एसिडिफाइंग एजेंट किस कंडीशन के लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं ऐसी कंडीशन के लिए जिसमें HCl का लेवल कम हो, मतलब एक्लोर हाइड्रिया के केस में ये यूज होते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें दिए जाते हैं, जिसमें आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट, ये बिस्मथ सब कार्बोनेट और केओलिन इसके एग्जांपल हैं। देन सलाइन कैथार्टिक्स, जैसे कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, अब एंटा एसिड के हमने बता दिया आपको होता क्या है। अब हम देखेंगे इसका जो कंपाउंड, मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड क्या है, तो वो अब आप देख लीजिए। यहाँ पे कंपाउंड में आपको पढ़ना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की कंडीशन क्या है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है उसमें 3.5% से और 4.3% से कम और 4.4% से ज्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये व्हाइट कलर्ड जेल है जो एसिड और एल्कलीज में सॉल्युबल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है और वो क्या करता है, आइडियल बफर की तरह एक्ट करता है एट pH रेंज 3 to 5। ठीक है, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है जब उसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, फिर ये कन्वर्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऑन हीटिंग। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो एसिड है उसमें प्रेजेंस होता है उसका, जब ये एल्कली में प्रेजेंट होता है, एल्कली के प्रेजेंस में ये क्या करता है, एक एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा ये एक वीक बेस है एक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, देन यूजेस की बात करें तो यूजेस क्या हैं इसके, यूजेस हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक ईसोफेजाइटिस या फिर गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी। इसके अलावा हिएटल हर्निया को ठीक करने में हेल्प करता है, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट की तरह वर्क करता है और इसके पास एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो पेप्सिन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इसके मार्केट प्रिपरेशन जो आते हैं वो आते हैं अल्टरना जेल, एम्फोजेल या नेफ्रॉक्स के नाम से। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमें यहाँ पे कवर करना है। मैंने भी आपको ऊपर एसिडिफाइंग एजेंट्स के बारे में बताया था, तो वो ये हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर और यूरिनरी। 3 टाइप के होते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर और सिस्टमिक एसिडिफायर। इसके अलावा एसिड्स जो उनको हम क्वालिटी कंट्रोल में यूज करते हैं, इसके अंदर एक ही कंपाउंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आपको हमारी बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट। ये कब यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं डायरिया के केस में। ठीक, तो डायरिया के केस में इनको यूज करते हैं, मतलब क्रॉनिक हो या फिर एक्यूट डायरिया हो, दोनों में इसका यूज हम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है बिस्मथ सब कार्बोनेट और केओलिन। देन हमारा अगला टॉपिक है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स की बात करें तो कैथार्टिक्स को हम और 2 नाम से जानते हैं, एक है कैथार्टिक्स या परगेटिव। ठीक है, इनको हम थेरेपी जब प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए देते हैं तो हम क्या कहते हैं, लैक्सेटिव कहते हैं। ठीक, अब ये कैथार्टिक्स होते क्या हैं, ऐसे एजेंट्स जो हमारे स्टमक में जाके, जो हमारे बाउल, मतलब बाउल कहते हैं स्टमक को, पेट को, तो उसको खाली करने की जो रेट है उसको बढ़ाता है, इवैक्यूएशन को बढ़ाता है, उसी एजेंट को हम कहते हैं कैथार्टिक। मतलब जो हमारे, ये उन पेशेंट्स में ज्यादा यूज किया जाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें होती हैं, तो जो ऐसे एजेंट्स जो कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कैथार्टिक्स कहते हैं। इसमें भी कुछ टाइप्स हैं इसके, तो उसमें आता है पहला स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, जिसके एग्जांपल है फिनोफ्थलीन, एलोइन, रुबाब, सेना, कैस्टर ऑयल, ये हम यूज कर सकते हैं। देन बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, ये क्या है, मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सिल, मिथाइल सेल्यूलोज, ये सारी चीजें। देन इमोलिएंट लैक्सेटिव की बात करें तो यहाँ पर है डीऑक्टाइल सोडियम सक्सिनेट, या फिर सलाइन कैथार्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, सोडियम बाइफॉस्फेट, फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। देन आते हैं इसमें टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स की बात करें तो ऐसे एजेंट
जो हमारे बॉडी में जाके क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं, उनको हम एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। वो भी दो टाइप के हैं, फिर उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबिसिडल या माइक्रोबायोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो सिर्फ कार्बन और उनके कंपाउंड से डील करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन सारी चीजों को, उन सारे टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को यूज स्टडी करती है जो चाहे नेचर में प्रेजेंट हो, चाहे किसी प्लांट में हो, या फिर कुछ बनाया जा रहा हो कार्बन से, उन सारे कंपाउंड्स की स्टडी को ये करता है। ठीक, अब जैसे कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हेलोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक ओपन चेन, ओपन चेन मतलब जो जिसकी चेन खुली हुई होती है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी सी, ये सारे क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। वहीं क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो एक रिंग या फिर एक बंद आकार में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लोज चेन। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक क्लोज चेन कंपाउंड है ब्यूटेन का, या फिर इसकी बात करें तो ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये किसके अंदर आया है, क्लोज चेन के अंदर। अब ओपन चेन के अंदर भी दो टाइप के कंपाउंड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। देन क्लोज चेन की बात करें तो यहाँ पर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें एक टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिसाइक्लिक, इसको भी फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, इसे भी क्लासिफाई किया गया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देन यहाँ पर जो एरोमेटिक है उसको दो टाइप में इन्होंने डिवाइड किया, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अब इसकी हम बात करें अगर किसकी, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के एग्जांपल्स यहां देखते हैं, तो अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो वो क्या है, हमारा कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पर ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। और सॉरी, एलिसाइक्लिक नहीं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो इसी में अगर हम एक ऑक्सीजन लगा देते हैं या सल्फर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। बाकी कंपाउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये सारे कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में विद एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है हमारी बुक में, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम का। ठीक, तो इसमें दो सिस्टम यूज करते हैं, एक है ट्रिवियल सिस्टम, दूसरा सिस्टम जो हमारा एक ट्रिवियल है और दूसरा आईयूपैक सिस्टम है। ट्रिवियल सिस्टम में हम क्या करते हैं, जनरली जिस सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमें एनालाइज करना है, जो कंपाउंड है वो कहाँ से मिला है, उसको खोजकर्ता कौन थे, उसको किसने ढूंढा है, या फिर किस प्रोसेस से वो बना है, उसके बेसिस पे हम इसकी नेमिंग कर देते थे। लेकिन ये मेथड जो था वो ज्यादा कारगर नहीं साबित हुआ है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि कई कंपाउंड एक ही सोर्स से आ रहे थे, कई कंपाउंड्स का जनक एक ही था, तो वहां पर वो हमें दिक्कत करता था। तो इसके लिए इसके अल्टरनेटिव में हम क्या लाए, दूसरा सिस्टम लाए जिसको हम कहते हैं आईयूपैक सिस्टम या फिर आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने एक मेथड दिया जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कंपाउंड को। इसमें देखिए सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये जो ब्रांचेस है सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसको बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो ये जो कार्बो, ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, मतलब जो हमें साइक्लो वर्ड यूज करना है। देन रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन की चेन है वो हम यहाँ पे बताएंगे। प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब एन, इन, आइन, क्या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है वो बताता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। देन हम बात करते हैं कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर कार्बन के बेसिस पे कैसे करते हैं, तो अगर एक कार्बन है तो उसको हम मीथेन कहते हैं, एक कार्बन का कंपाउंड है। दो कार्बन का कंपाउंड है तो इथेन, तीन का प्रोपेन, चार का ब्यूटेन, पांच का पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड है। मतलब एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, ऐसे ही करके यहाँ पर ये जो पूरी टेबल दी हुई है इसमें इन कार्बन का क्या दे रखा है, रूट वर्ड दे रखा है या फिर नेम दे रखा है। ठीक, जिसको हम यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं आगे देखते हुए कि कैसे हम इनको नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, रूल्स क्या है। तो रूल्स की बात करें तो रूल्स में यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला रूल कि हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हमको मिल जाए वो चेन हम लेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो इस तरफ जाने पे 4 मिलेंगे, इस तरफ से अगर हम जाते हैं यहाँ से तो भी 4 मिलेंगे, या फिर इस तरफ से जाए तो भी। लेकिन अगर हम ये वाला रूट लेते हैं यहाँ से, अगर हम ये वाला रूट लेके जाते हैं तो हमें 5 कार्बन यहाँ पे मिलेंगे। तो हमें सबसे पहला रूल क्या है कि हमें यहाँ पे 5
का जो भी 5 नहीं, जो भी लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, जो कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में उनको हम ऐसे नंबर करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो, जो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड है, जो अदर सब ग्रुप्स उसमें ऐड है, उनको सबसे कम नंबरिंग मिले। मतलब यहां पर देखिए, अगर हम यहां से नंबरिंग करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर ये चौथे नंबर पे आ रहा था और ये छठे नंबर पे आ रहा था, जो कि काफी दूर है। तो हमारा एम क्या है इसमें, हम सबसे उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से हमें ये दोनों ग्रुप बहुत जल्दी मिल जाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो यहाँ पे दूसरे और चौथे पोजीशन पे हमको ये ग्रुप मिल गए। देन अगला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग है हर सब्स्टिट्यूएंट की, वो उसके नंबर के साथ लिखी जाएगी। फिर जो नेम्स होते हैं कई सारे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को, उनको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब अगर मिथाइल और इथाइल है तो हम पहले इथाइल लिखेंगे देन मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट की जो सीरीज है, जो वर्णमाला है, उसमें क्या है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। देन पेरेंट चेन की बात करें तो जो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो उनके लिए हम वर्ड डाई, ट्राई ये सब यूज करते हैं। अगर 2 प्रेजेंट है तो डाई और 3 प्रेजेंट है तो ट्राई, ऐसे ही 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा, पेंटा। और ये कंडीशन सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि वो सेम कार्बन भी प्रेजेंट हो, अलग अलग पे भी प्रेजेंट है तो भी हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कंपाउंड था, यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, छठे पोजीशन पे मिथाइल है, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 इथाइल लिखेंगे, फिर 6 मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे दोनों को बट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक। नेक्स्ट, अगर कार्बन के ऊपर मतलब 2 से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तो हम वर्ड ट्राई का यूज करेंगे, जो मैंने भी आपको बताया। देन हम चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 हमारा क्या है, चैप्टर 5 है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कुछ एजेंट्स जो यूज होते हैं वो उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला एजेंट जो यूज होता है वो है एनेस्थेटिक्स या फिर एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया एक स्टेट है सेंसिटिविटी की, जिसमें जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं या इंड्यूस कराते हैं थ्रू एन एनेस्थेटिक एजेंट। तो वो क्या करता है, ब्रेन को या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है या एक ऐसी कंडीशन में ला देता है जिसमें उसके पास सेंसेशंस का लॉस हो जाता है। मतलब उस कंडीशन में उसको कोई भी सेंसेशन नहीं फील होती। अब ये जो एनेस्थेटिक्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक लोकल और एक जनरल। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, वो कुछ विशेष पार्ट्स में या फिर कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी में ही जाके उस पर्टिकुलर एरिया के सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं। लाइक अगर आप ओमनीजेल लगाते हैं तो जहां पर पेन हो रहा हो वो उसके सेंसेशन को ब्लॉक करके पेन कम करता है। वहीं जनरल एनेस्थेटिक की बात करें तो जैसे अगर हमारी सर्जरी होनी है तो डॉक्टर क्या करता है, हमें एनेस्थीसिया देता है तो पूरी बॉडी हमारी सुन्न हो जाती है या फिर सेंसेशंस बंद हो जाते हैं उसके, तो उसको क्या कहते हैं हम, जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं। तो जनरल एनेस्थेटिक्स की अगर बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक्स में ये सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अनअवेयरनेस कराते हैं या लॉस ऑफ सेंसेशन कराते हैं हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। देन 4 स्टेजेस में होता है एनेस्थेटिक्स। एक स्टेज 1 मतलब एनाल्जेसिया, दूसरा है डेलीरियम और एक्साइटमेंट, तीसरा है सर्जिकल एनेस्थेटिक और चौथा है मेडुलरी पैरालिसिस। ये 4 टाइप में एनेस्थीसिया 4 स्टेप में कॉज होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनेस्थेटिक्स, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पहला है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, इसके एग्जांपल क्या है, डेस्फ्लूरेन है, हैलोथेन है, ईथर है। देन नेक्स्ट आता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में हम देते हैं कीटामीन, फेंटेनिल, प्रोपोफॉल और डायजेपाम। इसके अलावा इटोमिडेट, ये सारे ड्रग्स हम दे सकते हैं। देन एग्जांपल्स की बात करें तो थायोपेंटल सोडियम है, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड है, प्रोपोफॉल है, ये सारे ड्रग्स हम यहाँ पे पेशेंट को देते हैं फॉर जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग, वो है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक क्या है, देखिए सेडेटिव जो है वो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं और एंग्जियोलाइटिक के लिए तरह यूज होते हैं। एंग्जियोलाइटिक क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं सेडेटिव। जैसे कि बस्पिरोन है, ये क्या है, एक सेडेटिव ड्रग है। वहीं पे हिप्नोटिक की बात करें तो ऐसे ड्रग्स जो नींद को पैदा करते हैं या फिर जो स्लीप को इंड्यूस कराते हैं उन्हें हम कहते हैं हिप्नोटिक्स, ठीक। हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, नींद उत्पन्न करते हैं जो प्राकृतिक नींद से मिलती जुलती होती है, ठीक है। नेचुरल स्लीप से मिलती जुलती जो नींद प्रोड्यूस करें वो है हिप्नोटिक्स, और जो एंजाइटी को कम करें उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडेटिव्स, ठीक। देन इसमें भी क्या है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है सेडेटिव हिप्नोटिक्स का। तो देखिए सेडेटिव हिप्नोटिक्स में पहला आता है यूरिया डेरिवेटिव, जिसमें है डायूराइड्स। इसमें लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स हैं। इसमें क्या एग्जांपल्स देखें तो लॉन्ग एक्टिंग का है फिनोबार्बिटोन और मेफाबार्बिटोन। देन हम बात करें शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स की तो ब्यूटोबार्बिटोन है, पेंटोबार्बिटोन है या फिर सेकोबार्बिटोन है। देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो थायोपेंटेन है और हेक्सोबार्बिटोन है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम अगले की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन है। इसमें हिप्नोटिक्स में डायजेपाम, क्लोनाजिपाम, अल्प्राजोलाम,
फ्लोराजिपाम और नाइट्राजिपाम ड्रग्स आती हैं। एंटी एंजाइटी की बात करें तो डायाजिपाम, क्लोरडायपर, डाइजोपॉक्साइड, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, ये सारी ड्रग्स हैं। न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स की बात करें तो वहां पर आता है जोपिक्लोन और जोल्पिडेन। देन मिसलेनियस ड्रग्स जो हम यूज करते हैं उसमें क्या है, क्लोरल हाइड्रेट है, ट्राइक्लोफोज है एंड पैराल्डिहाइड इसके एग्जांपल्स हैं। देन फर्दर एग्जांपल्स अगर हिप्नोटिक्स की बात करते हैं तो डायजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, फिनोबार्बिटल, ये 4 एग्जांपल्स आपको डीप में पढ़ने हैं तो वो हमें आपको वीडियो में, रेगुलर वीडियोस में बता दिया गया है, वहां पे आप देखिएगा। और यहाँ पर ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स के एग्जांपल्स हैं, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछता है। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एंटी कन्वल्सेंट एजेंट के बारे में। एंटी कन्वल्सेंट एजेंट्स क्या हैं? ऐसी दवाएं जो मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करने में या उनको खत्म करने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट एजेंट्स या आक्षेपरोधी ड्रग्स या फिर आक्षेपरोधी दवाएं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल क्लास के ऊपर यहाँ पे बार्बिचुरेट्स आते हैं। इसमें बार्बिचुरेट्स में कौन से ड्रग है? फेनोबार्बिटल है, मेफोबार्बिटल है और मिथाबार्बिटल है, ये सारे यहाँ पर आते हैं। देन हम बात करते हैं दूसरे की, तो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स हैं जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? फेनेटोइन है, फिनाइल इथाइल हाइडेंटोइन है, मेफेंटोइन है और एथेटोइन है, ये ड्रग्स इसमें आती हैं। देन हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका देखें तो ऑक्साजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव्स भी आते हैं, जैसे कि ट्राइमेथाडाइओन है, पैरामेथाडाइओन है, एलॉक्सीडाइओन है, एलॉक्सीडोन है, ये यहाँ पर इसके अंदर आते हैं। सक्सिनिमाइड की बात करें तो ये भी ड्रग इसके लिए यूज होती है, सक्सिनिमाइड है। देन बेंजोडाइजेपिन्स है, बेंजोडाइजेपिन में कौन कौन सा? क्लोबाजिपाम। बेंजोडाइजेपिन्स की बात करें तो यहाँ पे कौन से आते हैं? क्लोबाजिपाम है, क्लोनाजिपाम, क्लोजापेट, अंडाइजिपाम। गाबा एनालॉग जिसका दूसरा क्लासिफिकेशन है, जिसका एग्जांपल है प्रोगाबाइट, टागाबाइट। मिसलेनियस में देखें तो कार्बामाजिपाइन है, वाल्प्रोएट है, फेनिकामाइड है एंड यहाँ पर प्रेमिडोन है, ये कौन से ड्रग इसके अंदर आते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे भी हमने ड्रग्स को क्लासिफाई किया है। ठीक, तो वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला है जो सोडियम चैनल इनहेंसमेंट को इंक्रीज करे, तो उसमें फेनेटोइन है, कार्बामाजिपाइन है, लैमोट्रिजीन है और वेल्प्रोएट है। ठीक है, इसके अलावा गाबा ट्रांसमिशन को भी इंक्रीज करे, वो ऐसे एजेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो गाबा को पोटेंशिएट करते हैं, जैसे कि गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर, वेगाब्रेटिन है, टैगाबाइन है, ये सारे हम इसमें यूज करते हैं। देन ऐसे ड्रग्स जो करंट ट्रांसमिशन को रिड्यूस करते हैं, तो टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को, तो उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? एक आता है इथोसक्सिमाइड, डाइमेथाडायोन और वेल्प्रोएट। एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या है, जो कॉमन एग्जांपल हम यूज करते हैं, कॉमन ड्रग्स यूज करते हैं, उसमें आते हैं फेनेटोइन, कार्बामाजिपाइन, क्लोनाजिपाम। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो इसमें अंदर आती हैं, जैसे कि वेल्प्रोइक एसिड है, गाबापेंटिन है, टोपेरामेट है, विगाब्रेट्रिन है एंड लेमोट्रिजीन है, ये सारी ड्रग्स इसके अंदर आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उसमें आता है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली जो ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली ड्रग की क्लास क्या है? सबसे पहली ड्रग जो इसके अंदर आती है वो है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग या फिर इसके दूसरे नाम से जानते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग के नाम से, ये सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं। मतलब ये सिंपैथेटिक एक्शन को, जो सिंपैथेटिक एक्शन है ब्रेन का, उसको क्या करता है? मिमिक करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उसकी नकल करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टिमुलेशन करते हैं किसका? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, ये नकल करते हैं उन एजेंट्स की, जो उन रिसेप्टर्स की जो प्रेजेंट है किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। ठीक, अब इसमें डायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है और इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है। डायरेक्ट स्टिमुलेशन में ये क्या करते हैं? नॉर एड्रेनलिन के एक्शन को मिमिक करते हैं, वहीं पे इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन में ये ट्रिगर करते हैं नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को। मतलब डायरेक्ट का जब काम करेंगे, डायरेक्ट स्टिमुलेशन जब करेंगे, तो वो खुद एड्रेनलिन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन की बात करें तो ये जो नॉर एड्रेनलिन है उसको रिलीज कराने में हेल्प करेंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है इसका एड्रेनर्जिक का। तो एड्रेनर्जिक के क्लासिफिकेशन में यहाँ पे 3 टाइप में आता है, एक है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा है मिक्स्ड एक्टिंग और तीसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट के अंदर 2 आते हैं, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, जिसमें एग्जांपल्स क्या है? अल्फा फिनाइल एफ्रीन है, डोब्यूटामीन है। नॉन सेलेक्टिव की बात करें तो ऑक्सीमेटाजोलिन है, आइसोप्रोटेनॉल है, बीटा 1 बीटा 2 एपिनेफ्रिन है। ठीक, मिक्स्ड एक्टिंग की बात करें तो यहाँ एफेड्रीन ड्रग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में 4 टाइप के हैं, एक है रिलीजिंग एजेंट, अपटेक इनहिबिटर, एमओए इनहिबिटर और सीओएमटी इनहिबिटर। इसके एग्जांपल्स हैं एम्फेटामिन, टायरामीन, कोकेन, सेलेजिनिन एंड
कैपोन, ये इसके एग्जांपल्स आते हैं। अब थेराप्यूटिक यूज के बेसिस पे इनको हमने डिवाइड किया है। ऐसे ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर रेज करते हैं, जिसमें आता है नॉरएपिनेफ्रिन और मेटरनिमिलॉल, ठीक है। देन ड्रग्स फॉर आइनोट्रोपिक एक्शन, इसमें डोब्यूटामिन आता है। सेंट्रल स्टिमुलेंट की तरह जो यूज होते हैं उसमें एम्फेटामिन आता है। फिर स्मूथ मसल्स के ड्रग की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, एपिनेफ्रिन है, आइसोप्रेनालिन है, आइसॉक्सुप्रीन है, तो उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जो यूज होते हैं वो है एपिनेफ्रिन और एफेड्रिन। ड्रग्स जो एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह एक्ट करते हैं उसमें आता है फेनफ्लुरामीन, फेंटेरामीन और एम्फेटामीन, ठीक है। अब केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ कैटिकोलामीन है और नॉन कैटिकोलामीन है जो इसके अंदर आते हैं। अब डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक के एग्जांपल यहाँ देखते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामॉल, नेफाजोलिन और टेट्राहाइड्रोजोलिन इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब इसमें डीप में अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ब्रीफ दे रहे हैं कि क्या होता है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहां से कवर हो जाएंगे। अब अभी मैंने आपको इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर कौन से थे ऐसे एजेंट्स जो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनिशिएट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन है और सूडोएफेड्रिन इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड और डुअल एक्टिंग, मतलब ये ऐसे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है जिनका मिक्स्ड एक्शन रहता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर को भी रिलीज कराते हैं और डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी शो करते हैं रिसेप्टर के लिए, ठीक। इसके एग्जांपल्स हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये दो ऐसी ड्रग्स हैं जो काम करती हैं मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स का। इसके अंदर एग्जांपल अगर कॉमनली देखें तो एफेड्रिन और मेटरमाइनॉल है, ठीक है। देन इसके भी एग्जांपल्स जो है वो आपको बुक में मिल जाएंगे, डीप में जो कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें तो एड्रिन या फिर इनको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं, या एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये उन एक्शंस को इनहिबिट करते हैं जो एड्रिनलिन के रिलीज की वजह से कॉज हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स जो यूज होते हैं उनको ये ब्लॉक करता है। कौन, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। कैसे ब्लॉक करता है, या तो ये अल्फा रिसेप्टर पे वर्क करेगा या बीटा रिसेप्टर पे वर्क करेगा या दोनों पे वर्क करेगा और एड्रिनलिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, ठीक है, उसके एक्शन को कम करेगा, ठीक। ये सारे एजेंट्स क्या करते हैं, इनकी फार्माकोलॉजिकली एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है, पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी होती है। देन क्लासिफिकेशन की बात करें सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स की, तो वहां पर क्या है, अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स है, बीटा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आते हैं। देन इसके क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, तो एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है इसके अंदर, ठीक है। एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में यहाँ पर आता है अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर की बात करें तो है अल्फा नॉन सेलेक्टिव और अल्फा 2 सेलेक्टिव, अल्फा 1 सेलेक्टिव, तीन टाइप में होते हैं। अल्फा 1 सेलेक्टिव का एग्जांपल है प्राजोसिन। नॉन सेलेक्टिव के अंदर दो आते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल का एग्जांपल है फिनॉक्सीबेंजामीन, रिवर्सिबल का एग्जांपल है फेंटोलामीन। एंड अगर हम बात करें अल्फा ब्लॉकर्स में अल्फा 2 ब्लॉकर्स की, तो उसका एग्जांपल है योहिम्बिन। अब बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो इसमें भी नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 सेलेक्टिव और बीटा 2 सेलेक्टिव है। बीटा 1 सेलेक्टिव का एग्जांपल है एटिनोलोल, बीटा 2 सेलेक्टिव का है ब्यूटॉक्सामिन और नॉन सेलेक्टिव का है प्रोप्रानोलोल, जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स की, ठीक। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती हैं। क्यों, कैसे, बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर। हमारी बॉडी में क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो या तो उनको स्टिमुलेट करके करती है, मतलब एंटीकोलिन स्टेरेस को स्टिमुलेट करके, या फिर सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है एसीएच की तरह, मतलब एसिटाइल कोलिन की तरह। तो इन दो तरीकों से ये काम करती है, ठीक। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ सेल पे, जो किसके साथ, एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड होने पे क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं ये दो टाइप के हैं, निकोटिनिक और मस्कार्निक। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि कैसे एसीएच इंक्रीज होगा, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा, तो इसमें कौन कौन क्या क्या आता है, ठीक। कौन से दो तरीके आते हैं कि जो भी एंटी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, अगोनिस्ट है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, वो या तो इस रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड करे
या फिर इनडायरेक्टली बाइंड करे, दो तरीके से हो सकता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि पैरासिम्पैथोनोमाइमेटिक एजेंट या कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें आता है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स जिसमें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक। इसका एग्जांपल है कोलिनिस्टर, मतलब एसिटाइल कोलिन है, मेथाकोलिन है, बिथानिकॉल है, कार्बाकॉल है। देन कोलिनर्जिक एल्कलॉइड्स जिसमें मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, ऑक्सोमेट्रिन और एरेकोलिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग की बात करें, ये क्या उनसे एजेंट्स हैं, ये सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं एसीएच की तरह और एसीएच को अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। देन रिवर्सिबल में क्या आता है, कार्बामेट में आता है टर्शरी अमीन और क्वाटर्नरी। टर्शरी अमीन का एग्जांपल है फिजोस्टिग्मिन और क्वाटर्नरी का है डिस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन, जो इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम इसके और एग्जांपल्स देखें तो वहां पर आता है एक्रिडीन। एक्रिडीन के एग्जांपल है, एक्रिडीन कंपाउंड जो यूज होते हैं उसमें टैक्रीन है। देन इरिवर्सिबल कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट में एग्जांपल्स क्या है, डाइसोप्रोपाइल, फ्लोरोफॉस्फेट, सेरीन, पैराथायोन, टैबन, सोमान एंड इकोथायोफेट, ये सारे हम यूज करते हैं। कार्बामेट्स की बात करें तो इनमें इनको हम जनरली इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, इनको भी हम कभी कभी क्रॉनिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं। देन अब देखिए इसमें अगला टॉपिक है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो इसमें क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो एसीएच रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करती हैं और क्या करती हैं, एसीएच के एक्शंस को, एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। अब जो ये पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं इनको हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के नाम भी जानते हैं या फिर कोलिनर्जिक और मस्कार्निक एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, या एंटी पैरासिम्पैथेटिक एजेंट की तरह एंटी मस्कार्निक एजेंट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। तो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट को क्लासिफाई करें तो यहाँ पर दो टाइप में करते हैं, एंटी मस्कार्निक एंड एंटी निकोटिनिक। एंटी निकोटिनिक को फिर हमने दो में क्लासिफाई किया, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। इनके बारे में आप डिटेल में हमारी बुक में पढ़ सकते हैं। देन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। देखो एंटी एरिथमिक से पहले जानो एरिथमिया क्या होता है। एरिथमिया मतलब होता है जो हार्ट बीट का पैटर्न है उसमें कोई चेंज आ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इस चेंज को कम करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अब हाँ, एंटी एरिथमिया को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, इरेगुलर हार्ट बीट जो कि या तो टू फास्ट मतलब बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है उसको एरिथमिया कहते हैं या कार्डियक एरिथमिया कहते हैं, ठीक। अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होती तो वो टैकीकार्डिया है, और अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम होती है तो वो ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन होती है। तो इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कौन कौन से ड्रग्स इसमें यूज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम इसको क्लासेस में डिवाइड किए हैं 4। तो पहले क्लास में हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट या सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज करते हैं, जिसमें आता है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपिरामाइड एंड मॉरिसिजीन, ये ड्रग्स यूज करते हैं। क्लास 2 में एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स हैं जिसको हम बीटा ब्लॉकर्स नाम से जानते हैं, जिसमें हम प्रोप्रानोलोल, स्मोलोल, सोटालोल इन सारे ड्रग्स का यूज करते हैं। एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, ऐसे एजेंट्स जो एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं बॉडी के, उनको अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, एमिडारोन है, ब्रेटिलियम है ये, और डोफेटिलाइड है, ये सारे ड्रग्स इसके अंदर आते हैं। देन लास्ट इसमें कौन सा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं वेरापेमिल और डिल्टियाज्म, ठीक है। ये सारे क्लास के एजेंट्स यूज होते हैं इस एंटी एरिथमिक एक्टिविटी को शो करने के लिए। देन नेक्स्ट इसमें है हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। देखो एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें तो बीपी के केस में हम जो ड्रग्स यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, वो क्या होता है, वो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है। अब देखो बीपी की बात कर रहे हैं तो कौन से कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, तो इसके सीवियरिटी के बेसिस पे हाइपर टेंशन को या फिर जो बीपी के इंक्रीज लेवल से उनको 3 टाइप में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। पहला है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। तो माइल्ड कब होगा, जब 104 mmHg से कम बीपी है तो वो माइल्ड हाइपरटेंशन है, 105 से 114 के बीच में है तो वो मॉडरेट है, और अगर 115 से ज्यादा है तो वो सीवियर कंडीशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए थायाजाइड ड्रग्स यूज करते हैं, लूप डायरेटिक यूज करते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारी डायरेटिक्स की, ठीक। इसके अंदर 3 क्लास आती है, डायरेटिक्स के अंदर 3 क्लास आती है, थायाजाइड, लूप डायरेटिक और पोटेशियम स्पेरिंग। थायाजाइड की एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथालिडोन एंड इंडेपामाइड, ठीक। लूप डायरेटिक्स फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड एंड टॉर्सिमाइड है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की बात करें तो ये क्या करता है, स्पाइरोनोलैक्टोन इसमें आता है, ट्राइएमेट्रीन है और एमिलोराइड है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं जिससे इसका ट्रांसफर बहुत कम होता है। लूप डायरेटिक्स
ये बॉडी में यूरिनेशन रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। थायाजाइड्स भी यूरिनेशन रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं जिससे बीपी कंट्रोल हो। देन एस आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, ये एस के फॉर्मेशन, एंजियो कन्वर्टेज एंजाइम के फॉर्मेशन को रोकता है जिससे फर्दर एंजियोटेंसिन 1 और 2 कंपाउंड फॉर्म नहीं होते और क्या होता है, हमारा बीपी कंट्रोल होता है। इसके एग्जांपल्स है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड रेमिप्रिल। देन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसके एग्जांपल्स है लोसार्टन, कैंडिसार्टन, वालसार्टन। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की बात करें तो ट्राइमेथाफेन है। एंड एड्रेनर्जिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें सेंट्रली एक्टिंग और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा सिंपैथोलाइटिक्स हैं जिसके एग्जांपल सेंट्रली एक्टिंग का आ जाएगा क्लोनिडीन, एड्रेनर्जिक का आ जाएगा रिजरपाइन एंड ग्वानिथिडीन। ठीक है, सिंपैथोलिटिक की बात करें तो यहाँ पर डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन ये सारे आएंगे। और बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, स्मोलोल और मेटाप्रोलोल आएंगे। अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक करने की बात करें तो लेबेटोलोल और कार्वेडिलोल आएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक करेंगे। एग्जांपल्स क्या है इसके, वेरापामिल, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निमेडिपिन एंड निकार्डिपिन इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके वैसोडाइलेटर्स की बात करें तो यहाँ दो टाइप के यूज होते हैं, एक एट्रियोलर डायलेटर्स और दूसरा एट्रियोलर एंड वेन्युलर। ठीक है, एट्रियोलर में एग्जांपल है हाइड्रोलिजिन एंड मिनॉक्सिडिल। एट्रियो और वेन्युलर डायलेटर्स में क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसका एग्जांपल है। सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वो है एंटी एंजाइनल ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग्स जो एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस को कम करती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं हम वो देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो ड्रग आती है वो वैसोडाइलेटर्स, जिसको हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें अमाइल नाइट्राइट है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रोपोसाइड सोडियम, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो एराइल अल्काइलअमीन, बेंजाइल जिसमें है बेंजाइसाइक्लेन, बेंसाइक्लेन, वेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड, कैरोवेरिन, सेटिडिल सिट्रेट, डोप्रिलनामीन, ये सारे ड्रग्स के अंदर आते हैं। फिनाइल डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो एम्लोडिपिन, इसरोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, निफेडिपिन, निकार्डिपिन, ये सारे ड्रग्स इसके अंदर आते हैं। देन हम बात करते हैं पाइपराजिन डेरिवेटिव्स की, तो इसमें आते हैं सिनारिजिन, फ्लूनारिजिन एंड लिडोफ्लाजिन। वेरापामिल और रिलेटेड ड्रग्स की बात करें, एनिपामिल, फैलिफामिल, रोनिपामिल, ये सारे ड्रग्स इसमें आते हैं। मिसलेनियस एजेंट्स की बात करें तो फ्लूटोनिडीन है, फॉस्टेडिल है, ये सारे ड्रग्स आते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर की बात करें तो निकोरेंडिल है। बीटा एड्रेनो रिसेप्टर की बात करें तो एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल और प्रोप्रेनोलोल है। मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स की बात करें तो रेनोलाजीन एंड ट्राइमेटाजिडीन इसके ड्रग्स के इसमें आते हैं। चैप्टर 8 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डायरेटिक्स है। डायरेटिक्स क्या करते हैं, डायरेटिक्स हमारे बॉडी में जाके, हमारे शरीर में जाके जो यूरिनेशन का रेट है उसको बढ़ाते हैं या यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे शरीर से जो सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट जैसे आयंस प्रेजेंट हैं उनको बाहर निकालने का जो रेट रहता है वो बढ़ता रहता है या उनका बाहर निकलना बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के रेट को, यूरिनेशन के रेट को बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन देखना है। तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सबसे पहली ड्रग जो आती है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि एसिटाजोलामाइड है, डाइक्लोरफेनामाइड है, मेथाजोलामाइड है। ठीक, फिर क्लोरथायाजाइड और एनालॉग्स की बात करें तो क्लोरथायाजाइड है एंड बेंजथायाजाइड ड्रग्स हैं। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और इसके एनालॉग्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड और ट्राइक्लोरोमेथाजाइड ड्रग आती है। देन मिथाइसाइक्लोथायाजोल आता है इसमें। लूप डायरेटिक्स की बात करें तो फ्यूरासिमाइड, ब्यूमाटिडीन एंड इथाक्राइनिक एसिड इसके एग्जांपल हैं। पोटेशियम स्पेरिंग की बात करते हैं तो एमिलोराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइमेट्रीन है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की बात करें तो आइसोसोर्बाइड है, मैनिटॉल है, ग्लिसरॉल है और यूरिया है। ठीक, देन मिसलेनियस एजेंट जो और कुछ ड्रग्स यूज करते हैं उसमें आता है इंडिपामाइड, जीपामाइड, क्लोपामाइड, क्विनिथाजोन, मेटोलाजोन, क्लोरथाइडोन एंड क्लोरिक्सोलोन, ये सारे ड्रग्स इसके अंदर आते हैं। देन हम बात करते हैं अपने अगले कैटेगरी ऑफ ड्रग की, जो कि है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हम किस लिए यूज करते हैं, देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी में डायबिटीज मेलाइटिस के लेवल को या फिर शुगर के लेवल को कम करने के लिए यूज होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, ग्लाइसीमिया का मतलब शुगर से जुड़ा है, हाइपो का मतलब कमी, तो मतलब हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की कमी होती है तो उसको मैनेज करने के लिए या फिर जब बहुत ज्यादा लेवल्स हाई होते हैं तो हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है,
हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए कि किस लिए यूज हो रहे हैं, इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस बाय लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, मतलब अगर हम इंसुलिन ना यूज करें, एक्जेनेटाइड ना यूज करें, लिराग्लूटाइड ना यूज करें, इन सारे ड्रग्स को ना यूज करें, इसके अलावा जो अगर हम ड्रग्स यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी डिसीज है जिसमें जिसको हम कैटेगराइज करते हैं कई सारे टाइप्स में, जैसे टाइप 1, टाइप 2, मोडी एंड गेस्टेशनल, नियोनेटल और स्टेरॉइड इंड्यूस। ठीक है, अब इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं आप वो देखिए, ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले सल्फोनाइल यूरिया है जिसका एग्जांपल है कार्ब्यूटामाइड, टोलब्यूटामाइड एंड एसिटोहेक्सामाइड, ग्लाइबेंक्लामाइड इसके एग्जांपल्स हैं। देन बाइगोनाइड्स की बात करते हैं, फेनोफॉर्मिन आता है, मेटफॉर्मिन आता है एंड ब्यूफॉर्मिन आता है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ मैग्लिटिनाइड है, रेपाग्लिनाइड है एंड नेटिग्लिनाइड है। ठीक है, देन थाइएजोलिडीन डायोन्स की बात करें या ग्लाइटाजोन की बात करें तो पायोग्लाइटाजोन, रोसीग्लाइटाजोन एंड सिग्लिटाजोन ये कुछ ड्रग्स हैं। मिसलेनियस ड्रग्स में लिनोग्लिराइड एंड पाल्मोक्सिलेट सोडियम यहाँ पर यूज होता है। एग्जांपल्स की बात करें हाइपोग्लाइसेमिक की तो इंसुलिन और इसकी प्रिपरेशंस, इसके अलावा मेटफॉर्मिन, ग्लाइबेंक्लामाइड, देन ग्लिमेपेराइड, पायोग्लिटाजोन, रेपाग्लिनाइड, ग्लिफ्लोजिन, ग्लिप्टिन्स, ये सारे ड्रग्स इसमें यूज होते हैं। देन हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन को किसने ढूंढा? 1869 में पॉल लैंगरहांस ने इंसुलिन को पाया, ढूंढा कहां से? आइसोलेट्स ऑफ बीटा आइसोलेट ऑफ पैनक्रियाटिक सेल से, जिन्होंने इंसुलिन को बताया कि इंसुलिन क्या कर रहा है हमारी बॉडी में जाके कम कर रहा है किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। देन टाइप ऑफ इंसुलिन की बात करें तो यहाँ कुछ सर्टेन टाइप्स हैं जिसमें रैपिड एक्टिंग है, जिसके एग्जांपल्स है इंसुलिन एस्पार्टे, इंसुलिन लिस्प्रो। ठीक है, इनके ट्रेड नेम क्या है? नोवलॉग, ह्यूमेलॉग एंड एपिड्रा। ठीक, इफेक्टिव ड्यूरेशन ये जो इंसुलिन एस्पार्ट है वो 3 से 5 घंटे और जो इंसुलिन लिस्प्रो है वो 2 से 4 घंटे तक रहती है। कॉम्बिनेशन में भी हम इंसुलिन देते हैं जिसमें 70% एनपीएच और 30% रेगुलर देते हैं। ठीक है, इसका ट्रेड नेम ह्यूमिलिन है, 10 से 16 घंटे तक काम करती है। ऐसे ही पूरी लिस्ट दी हुई है सारे ब्रांड नेम्स की जो हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलिन सिंथेसाइज कैसे होता है। तो इंसुलिन क्या है? एक लॉन्ग चेन प्रिकर्सर से डिराइव होता है जिसको हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, उससे ये ब्रेक होके प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, फिर प्रो इंसुलिन से किसमें कन्वर्ट होता है? इंसुलिन में कन्वर्ट होता है और क्या करता है? एक्टिविटी को कम करता है, किसकी सॉरी एक्टिविटी नहीं, ग्लूकोज लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, यूजेस की बात करें, इंसुलिन के यूजेस क्या है? तो इंसुलिन के यूजेस हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हाइपरकैलेमिया ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कीटोएसिडोसिस या डायबिटिक कोमा को ठीक करने में हेल्प करता है। तो हम चैप्टर 10 शुरू करेंगे, एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। पहले हम एनाल्जेसिक्स देखते हैं क्या होता है। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो हमारी बॉडी में हो रहे पेन को कम करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एनाल्जेसिक्स के बारे में और समझना है तो ये समझिए कि आपको कहीं चोट लगी, आपको उससे पेन हो रहा है। ठीक है, आपने कोई ऐसी दवाई ली जो उस पेन को कम करती है तो वो ड्रग क्या होती है? एनाल्जेसिक होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको दर्द हो रही है, आपने डाइक्लोफिनैक या एसिक्लोफिनैक लिया, तो वो डाइक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक जो आप ले रहे हैं जो पेन को कम कर रही है वो कौन है? वो एनाल्जेसिक ड्रग है। ठीक है, देन हम बात करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की। तो एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स क्या है? ये ऐसे ड्रग्स हैं जो सूजन को कम करते हैं। ठीक है, जो ज्वरनाशक दवाएं हैं उनके अंदर ये एंटी इंफ्लेमेटरी आती है। ठीक है, ये बेसिकली करती क्या है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग? ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम एनाल्जेसिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एनाल्जेसिक्स के क्लासिफिकेशन में क्या होता है? देखिए यहाँ पे जनरली एनाल्जेसिक्स के क्लासिफिकेशन में यहाँ पे 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, एक नार्कोटिक एंटागोनिस्ट और मॉर्फिन एनालॉग्स। नार्कोटिक में क्या आता है? एस्पिरिन आता है, निमोसलाइड आता है और एसिटामिनोफेन आता है, मतलब पैरासीटामोल है। ठीक है, मॉर्फिन एनालॉग्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या है? मॉर्फिन है, कोडीन है और एथिडीन है, ये ड्रग्स हम इसमें यूज करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको डीप में पढ़ने हैं तो आपको बुक में मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स।
देखिए दो टाइप के ड्रग्स हम यूज करते हैं, एक ऐसे जो स्टेरॉइडल मॉइटी होती है, मतलब जिनमें स्टेरॉइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ऐसी ड्रग्स जिसमें स्टेरॉइड नहीं प्रेजेंट होता है। तो एनएसिड्स क्या है? ऐसे एजेंट्स, ऐसी दवाएं जो सूजन को कम करती हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड नहीं होता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं, या फिर एनएसिड्स के नाम से जानते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, फीवर, हेडेक, आर्थराइटिस, स्पोर्ट इंजरी, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, इन सारी चीजों को कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके अलावा कई सारी कोल्ड और एलर्जी मेडिकेशंस में भी इसको यूज किया जाता है। देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है? देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहली ड्रग जो आती है वो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर कन्वेंशनल एनएसिड्स, जिसमें सैलिसिलेट आता है, एस्पिरिन, डाइफ्लोनिसाल, साल्सिलेट, सैलिसिलामाइड, सैलोल, सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, ये सारे ड्रग्स आते हैं। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स की बात करें तो फिनाइल ब्यूटाजोन है, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन है। ठीक, इंडोल डेरिवेटिव्स की बात करें तो एंडोमेथासिन एंड सुलिंडैक है जो इसके अंदर आता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लर्बीप्रोफेन, ये सारी ड्रग्स इसमें आती हैं। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो मेफेनामिक एसिड इसका एग्जांपल है। एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स भी हैं जैसे कि डाइक्रोफेनैक। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स हैं पायरोक्सिकैम एंड टेनोक्सिकैम। पायरोपायरोल डेरिवेटिव्स जिसमें कीटोरोलैक आता है। ठीक है, देन फर्दर इसके एग्जांपल की बात और क्लासिफिकेशन भी है इसका, वो देखिए इसमें क्या क्या है? प्रिफरेंशियल कॉक्स2 इनहिबिटर, ये कॉक्स2 मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सेलेकॉक्सिब है, रोफेकॉक्सिब है, इसके अलावा वेल्डेकॉक्सिब है। ठीक है, सॉरी ये सेलेक्टिव के हैं। प्रिफरेंशियल की बात करें तो उसके एग्जांपल हैं निमेसोलाइड, नैम्ब्यूटोन एंड मेलॉक्सीकैम। सेलेक्टिव कॉक्स2 की बात करें तो सेलेकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब और वेल्डेकॉक्सिब है। ठीक, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स की बात करें जिनके पास इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है तो उसमें आता है पैरासीटामोल, मेटामाइजोल, प्रोपीफेनाजोन और निफोपैम, ये सारी ड्रग्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का मतलब ऐसे ड्रग्स जो संक्रमण को रोकते हैं, जो इन्फेक्शन को रोकते हैं, उसी को हम कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? एंटी माइक्रोबियल के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? या तो ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है या सूक्ष्म जीव जो प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको या तो किल करते हैं या तो उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे ड्रग्स यूज होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पाइरिन, जनरली जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको ही हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के नाम से जानते हैं। बाकी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस के और भी यूजेस हैं जैसे कि डिसइंफेक्टेंट है जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे टेबल है, कुर्सी है, में इन सब चीजों को साफ करने के लिए यूज होता है, वो उनको भी उसमें भी क्या है? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एंटी फंगल ड्रग्स हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी है, ग्रीसोफ्लोविन है, फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, ये सारे ड्रग्स आएंगे। यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की बात करें तो नॉरफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग्स हैं। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स की बात करें तो पायराजिनामाइड, रिफेम्पिसिन, पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड, डेलामेनिड एंड प्रिटोमेनिड, ये ड्रग्स हैं। एंटीवायरल एजेंट्स में अमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड, जिडोवुडीन, फॉस्कारनेट, एसाइक्लोवीर, एडॉक्सियूडीन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। एंटी मलेरियल्स क्विनिन सल्फेट, क्लोरोक्विन फॉस्फेट, प्रामाइक्विन फॉस्फेट, मेफ्लोक्विन, साइक्लोग्वानिल, ये सारी ड्रग्स इसमें यूज होती हैं। ठीक, सल्फोनामाइड की बात करें तो यहाँ पे सल्फानिलामाइड है, सल्फाडायाजीन है और सल्फामेथॉक्साजोल इसके अंदर आती हैं। ठीक है, देन हम स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स की बात करते हैं जैसे एंटी फंगल है, तो जो फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करने में हेल्प करती हैं ड्रग्स, वो एंटी फंगल होती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या है? एंटीबायोटिक्स है जैसे पॉलीन्स, एम्फोटेरिसिन बी है, एम्फोटेरिसिन बी के लिए यूज होता है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन की देखें तो यहाँ ग्रीसोफ्लोविन इसका एग्जांपल है। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट जैसे कि फ्लूसाइटोसिन है, तो ये ड्रग इसमें यूज होती है। देन हम एजोल की बात करें तो इमिडाजोल है, ट्रायाजोल है, एलाइलामीन्स है एंड अदर टॉपिकल एजेंट्स है। ठीक, तो ये सारे ड्रग्स इसमें यूज होते हैं एंटी फंगल की तरह। नेक्स्ट जो ड्रग्स आती हैं वो है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या है? जो यूरिनरी ट्रैक मतलब जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके इन्फेक्शन को कम करने में जो ड्रग्स यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, अब जैसे इन्फेक्शन जो होता है मेंस में वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह होता है जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, तो उन केसेस को ये क्या करते हैं?
ठीक करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं फीमेल्स में, उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या है, क्विनोलोन डेरिवेटिव जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ये सारी यूज करेंगे। नेपथाइरिडीन डेरिवेटिव जैसे कि नेलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफ्लोरेंटाइन, हेक्सामीन, ये सारी ड्रग्स हम यूज करते हैं अलग अलग क्लास के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लास की ड्रग हमारी क्या है। नेक्स्ट क्लास की ड्रग है हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी में जाके ट्यूबरकुलोसिस की अगर जिस पेशेंट को कंडीशन है तो टीबी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। टीबी किसकी वजह से कॉज होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से कॉज होती है, जिसको ठीक करने के लिए हम जिन ड्रग्स का यूज करते हैं वो क्या कही जाती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कही जाती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स आती हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर 5 ड्रग्स हैं, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफैम्पिसिन और इथम्ब्यूटॉल, ये ड्रग्स आती हैं। देन सेकंड लाइन ड्रग्स की बात करें तो थायोएसिटाजोन है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स इसमें यूज होती है। इसके अलावा कई सारी नई ड्रग्स भी आई हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, क्लैरिथोमाइसिन है, रिफाब्यूटिन है, डेलामैनिड है, ओफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन, बिडाक्विलिन एंड प्रिटोमैनिड है, ये सारी ड्रग्स अब यूज होती हैं। ठीक है, सो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीवायरल एजेंट्स का। ठीक, एंटीवायरल एजेंट्स मतलब जो वायरल इन्फेक्शंस को कम करने में यूज होते हैं या कंट्रोल करने में, ठीक करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम एंटीवायरल एजेंट्स कहते हैं। ठीक, देखिए इनका काम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के बिल्कुल सिमिलर होता है। ये एंटीवायरल्स क्या करते हैं, वायरसेस को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी कई सारी ड्रग्स आती हैं, जैसे कि एंटी हर्पीस वायरस के लिए जो ड्रग्स हैं वो आइडॉक्सियूरिडीन है, एसाइक्लोविर है, फॉस्कारनेट है एंड गेंसिक्लोविर, ये ड्रग्स आती हैं। देन एंटी रेट्रोवायरस के लिए, ठीक है, एनआरटीआईज हैं जिसमें जीडोडीन है, डिडानोसिन है एंड स्टावोडीन है, जेल्सिटाबीन है। देन में नेक्स्ट क्लास जो है वो क्या है, एनएनआरटीआईज, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें क्या आता है, एफावायरेंस है एंड डेलावर्डीन है, ये ड्रग्स हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में एडिनावीर, नेल्फिनावीर, लोपिनावीर, एम्प्रेनावीर, ये सारी ड्रग्स आती हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा की बात करें तो अमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन ड्रग्स हैं। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें तो रिबाविरिन है एंड लेमिविडिन ड्रग्स इसमें आती हैं। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स की बात करते हैं तो एंटी मलेरियल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं, ठीक करती हैं किसको, मलेरिया की कंडीशन को। ठीक, जो मलेरिया है वो किसकी वजह से कॉज होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से कॉज होता है। और ये क्या करता है, पैरासाइट को इंट्रोड्यूस कराता है, जो हमारा मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है पैरासाइट को हमारे ब्लड में, जो कि क्या करता है, फिर फर्दर इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम कुछ सर्टेन ड्रग्स को यूज करते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर दी हुई है, देख लीजिए क्लासिफिकेशन में। तो इसमें सबसे पहले आता है क्विनोलिन डेरिवेटिव्स, जिसमें सिंकोना एल्कलॉइड्स यूज करते हैं, 4 अमीनो क्विनोलोन्स, 8 अमीनो क्विनोलोन्स एंड मेफ्लोक्विन यूज कर सकते हैं, 9 अमीनो एक्रिडीन्स का यूज करते हैं, जिसमें क्विनाक्राइन एंड एक्रीक्विन है। फिर 2,4 डायमिनो pyrimidines, जिसमें पायरीमेथामीन है, उसका यूज कर सकते हैं। बाइगुआनाइड्स में प्रोग्वानिल एंड क्लोरप्रोग्वानिल यूज कर सकते हैं। पिरिमिडीन एनालॉग में पायरीमेथामीन एंड ट्राइमेथोप्रिम को यूज करते हैं। देन सल्फोन एंड सल्फोनामाइड, जिसमें सल्फाडॉक्साइन एंड डेप्सोन है, उसको यूज कर सकते हैं। और न्यू एंटी मलेरियल ड्रग्स में हम आर्टिमिसिनिन का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक वर्ड जो डिराइव हुआ है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम वर्ड एंटीबायोसिस, मतलब अगेंस्ट लाइफ। देखो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करते हैं, कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या फिर उनको खत्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो बैक्टीरिसिडल या बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, तो बैक्टीरिसिडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो जीवाणु नाशक होते हैं उन्हें हम बैक्टीरिसिडल कहते हैं। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, जो मतलब उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकते हैं, उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ टाइप के स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें क्या क्या आता है। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले आता है बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम में है पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, जिसमें ये 2 टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के अंदर आता है डॉक्सिसिलिन एंड मिनोसाइक्लिन। मैक्रोलाइड की बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथोमाइसिन। अमीनोग्लाइकोसाइड में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन। मिसलेनियस एजेंट्स में हम क्लोनोफेनिकॉल, रिफैम्पिसिन, फ्यूसिडिक एसिड, क्लिंडामाइसिन, ग्रीसोफ्लोविन, इन ड्रग्स को यूज करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो बीटा लैक्टम की है। तो
तो हम बीटा लैक्टम में देखते हैं क्या है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जनरली होता क्या है, इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, एक आती है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और अपनी तीसरी जो भी ऊपर क्लासिफिकेशन में देखी वो है। तो बीटा लैक्टम में होता क्या है, ये एक ब्रॉड कैटेगरी एंटीबायोटिक है, बहुत बड़े रेंज में काम करती है और इसमें ये उस क्लास के मेंबर है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या इंक्लूड करते हैं, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करते हैं, मोनोबैक्टम, कार्बेपेनम, सिफेलोस्पोरिन, इन सारी ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बीटा लैक्टम का। देखिए यहाँ पे बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, पेनिसिलिन जी, वी, मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। देन सिफेलोस्पोरिन में 4 टाइप्स के हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो एम्पिसिलिन, सिफेड्रोक्सिल, सिफलेक्सिन ये फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स हैं। सेकंड जनरेशन सिफाजोलिन, सेफामेंडोल, सेफोनिसिड ये ड्रग्स हैं। थर्ड जनरेशन में सिफैक्लोर, सेफोपेराजोन, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफिक्सिम ये सारे ड्रग्स आते हैं। फोर्थ फिफ्थ में सेफेपाइन, सेफोजोप्रैन, सेफपायरोन ये सारे ड्रग्स आते हैं। देन कार्बेपेनम्स की बात करें तो इसमें बाइपेनम है, एर्टापेनम है, इम्पेनम है, पैनिपेनम है, ठीक है। मोनोबैक्टोम्स की बात करें तो एजिट्रोनैम है, नेकार्डिन ए है, कैरूमोनैम है, टाइगेमोनैम है, ये सारे ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे। पेनिसिलिन होता क्या है, देखिए ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, ठीक। ये इस रिंग के प्रेजेंट होने की वजह से, बीटा लैक्टम रिंग के होने की वजह से इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन का काम क्या है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो पेनिसिलिन क्या करता है, पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं उनको क्या करता है, उनसे अटैच होता है और बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रॉब्लम करता है। इनको इससे अटैच होके ये बैक्टीरियल जो पेनिसिलिन में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसको इनएक्टिवेट करता है। इनएक्टिवेट करने के बाद में पेप्टिडोग्लाइकन जो बन रहा है, जो क्रॉस लिंकिंग कर रहा है सेल वॉल फॉर्मेशन में, उसको वीक करते हैं, जिससे सेल वॉल की स्टिफनेस कमजोर हो जाती है और वो क्या होता है, उसको सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक। यूजेस की बात करें तो बेंजाइल पेनिसिलिन सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, पेरिकार्डिटिस इन सब कंडीशंस में यूज होती है, ठीक है। सो हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। अब देखो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या हैं, ऐसे ड्रग्स जो कैंसर को ठीक करने में हेल्प करते हैं, उसी को हम कहते हैं एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर एजेंट्स, ठीक। अब कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी डिसीज है जिसमें अब नॉर्मल अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता रहता है और वो सेल डिवीजन क्या करता है, सराउंडिंग टिश्यू पे अटैक करता है, ऑर्गन्स पे, और उनको भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको कई टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जैसे कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा, माइलोमा है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैंसर से। तो इतने टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया है हमने। कार्सिनोमा क्या है, ये एक ऐसे टाइप का कैंसर है जो स्किन पे होता है, ठीक। सार्कोमा क्या है, ये बोन में होने वाला कैंसर है, बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल्स इनमें जो होगा उसको सार्कोमा कहेंगे। ब्लड में जो होता है उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम की सेल्स में अगर कैंसर हुआ है तो उसे हम लिम्फोमा या माइलोमा कहते हैं, और अगर ब्रेन में हुआ है तो उसे सीएनएस कैंसर्स में जानते हैं, ठीक। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक। एल्काइलेटिंग एजेंट में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हैं, इथाइलिनीमीन है, एल्काइल सल्फोनेट्स है, नाइट्रोसो यूरियाज है, ट्रायाजीन है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है इनके, मिक्लोरेथामीन है, मेल्फेलिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, क्लोराम्ब्यूसिल है, ये ड्रग्स यूज करेंगे। इथाइलिन अमीन में थायोटेपा एक ड्रग आती है, वो यूज करते हैं। एल्काइल सल्फोनेट में बस सल्फोन यूज करेंगे। नाइट्रोसो यूरिया में कार्मस्टिन एंड लोमस्टिन यूज करेंगे। ट्राइअजीन में डाकार्बाजीन ड्रग हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा क्लास का क्या ड्रग है, एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है। इसमें आते हैं 2 टाइप के ड्रग, एक आता है 3 टाइप के, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्योरिन एंड पिरिमिडीन। फोलेट के एग्जांपल देखें तो मिथोट्रेक्सेट इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। प्योरिन की बात करें तो सिर्फ 6 मर्केप्टोप्यूरिन एंड 6 थायोगानिन है। देन पिरिमिडीन की बात करें तो 5 फ्लोरोयूरेसिल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो विंका एल्कलॉइड, टैक्सेन, एपिडो फाइलोटॉक्सिन है ये, और कैम्फोथिसिन एनालॉग्स है जिसके एग्जांपल्स विनक्रिस्टिन, पैक्लिटैक्सेल, इटोपोसाइड एंड टोपोटिकैन एंड इरिनोटिकैन ड्रग्स ये हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एक्टिनोमाइसिन, डैक्टिनोमाइसिन, डॉक्सीरुबिसिन, डैन्यूरोबिसिन, रुबिडोमाइसिन ये सारे ड्रग्स हम इसमें यूज करते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो एस्पार्जिनेज एंजाइम यूज होता है फॉर ट्रीटिंग कैंसर। मिसलेनियस ड्रग्स की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सी यूरिया है, प्रोकार्बजीन है, एल एस्पार्जिनेज है, सिस्प्लास्टिन है, ये सारे ड्रग्स हम यूज करते हैं। देन हार्मोन्स की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जैसे प्रेडनिसोलोन, एस्ट्रोजन जैसे कि फॉस्फेस्ट्रॉल और इथेनाइल एस्ट्राडायोल है,
एंटी एस्ट्रोजन की बात करें तो टैमोक्सिफेन, एंटी एड्रोजन की बात करें तो फ्लूटामाइड, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर तो फिनेस्टेराइड, जीएनआरएच एनालॉग तो नेफेरेलिन और गोसेरेलिन, ये सारे इसमें आते हैं। देन लास्ट इसमें जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसमें सोडियम फॉस्फेट और सोडियम आयोडाइड, इसके अलावा रेडियो गोल्ड सॉल्यूशन हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग कैंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सीरीज का जो बुक रिवीजन था वो यहाँ पे ओवर हो गया है। सारे चैप्टर्स के जो जो टॉपिक्स थे, इंट्रो पार्ट था, या फिर जो भी आपको नीड थी कि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर में क्या आएगा, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जो बुक आप देख रहे हैं आपको हमारी साइट tppl.org पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप Amazon, फ्लिपकार्ट और अपने नियर बाई स्टोर से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।